वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 9वां दिन। 2870 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का रूस ने किया दावा। 400 से ज्यादा रशियन आर्मी की हलाकत का भी किया एतराफ। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने की बमबारी। प्लांट में भड़क उठी थी आग। यूक्रेन ने कहा, अगर प्लांट में होता बड़ा धमाका तो होती बड़ी तबाही। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ डायरेक्ट बातचीत का किया मुतालबा। कहा, मुझे रूसी सदर से सीधे बातचीत करनी है क्योंकि ये जंग को रोकने का है वाहिद रास्ता। UNHRC के हंगामी इजलास में हिंदुस्तान ने फिर रूस और यूक्रेन पर बातचीत के लिए दिया जोर। रूस के तय हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को मिला फ्रांस का साथ। कहा, पूरी दुनिया सुनती है हिंदुस्तान की आवाज़। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने साथ सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद परचम रखने की दी सलाह। ज़्यादा खाने से परहेज़ करने, बर्फ़ से पानी बनाने, इमरजेंसी किट साथ रखने की दी हिदायत। यूक्रेन के खार्किव में अब भी फंसे हुए हैं सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा। कर रहे हैं मदद की दरख्वास्त। दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान जारी फायरिंग में एक और हिंदुस्तानी स्टूडेंट को गोली लगने की खबर। अस्पताल में इलाज जारी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 9वां दिन है। ऐसे में यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कैफ में आज जंग तेज़ हो गई, जबकि इत्तलात हैं कि कैफ, सुमी और चेरनेव में रूसी फौज के कई फौजी काफिले तबाह कर दिए गए। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कैफ में शदीद लड़ाई की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस दरमियान रूसी फौज ने जहां खरसून शहर पर कल कब्जा कर लिया था, वहीं उसके 400 से ज़ायद फौजी इस जंग में मारे गए, जिसका खुद रूस ने एतराफ़ किया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान जनरल एगोर कोनशानकोफ ने रूसी यूक्रेन जंग में मरने वालों की तादाद के बारे में एक रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज और मुसल्लह कौम परस्तों के 2870 से ज़्यादा फौजी और मुसल्लह अफराद मारे गए हैं, जबकि उनके 3700 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 572 यूक्रेनी फौजियों को कैदी बना लिया गया है। रोमानिया के मशरक़ में एक हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे के आपस में टकराने से कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा ख़राब मौसम की वजह से पेश आया है। बहर असवद के करीब पेश आने वाला यह हादसा रोमानिया की हालिया तारीख का बदतरीन फ़िज़ाई हादसा है। यूरोपीय यूनियन का ये रुकन मुल्क मशरक़ की जानिब नेटो का फ्रंट लाइन इत्तेहादी है। रोमानिया साबिक़ सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन बाद ये यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन बना। इस मुल्क में अमेरिका ने भी अपने फौजी तैनात कर रखे हैं। यूक्रेनी महाजरीन पनाह लेने के लिए इस मुल्क में भी दाखिल हो रहे हैं। इस दरमियान बड़ी खबर सामने ये आई है कि रूस ने मुबैना तौर पर यूक्रेन की जोहरी पावर प्लांट पर जुमा की सुबह शेलिंग की है, जिसके नतीजे में प्लांट में आग भड़क उठी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने एक ट्वीट में बताया है कि रूसी अफवाज ने मुख्तलिफ सिम से ज़पोरज़िया पावर प्लांट को निशाना बनाया, जो यूरोप का सबसे बड़ा जोहरी पावर प्लांट है। उन्होंने कहा कि रूस की शेलिंग से जोहरी पावर प्लांट में आग लग गई और अगर इसके नतीजे में धमाका होता तो बड़ी तबाही का अंदेशा है। हालांकि कुछ घंटों बाद ये इत्तला सामने आ रही है कि पावर प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने रूस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी करे और फायर फाइटर्स को मुतासरा मुकाम पर जाने की इजाज़त दे और सिक्योरिटी जोन का क़याम अमल में लाए। इस दरमियान रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि रूस अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन के फौजी ढांचे को तबाह करने की कोशिशें जारी रहेंगी। एक तरफ यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन आज 90 रोज़ भी जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अपने रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये कीव और मॉस्को के दरमियान जंग रोकने का वाहिद रास्ता है।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे पुतिन से बात करनी है क्योंकि ये जंग को रोकने का वाहिद रास्ता है। मैं पुतिन के साथ खुले तरीके से और तमाम मसाइल पर बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने दुनिया के ममालिक से यूक्रेन की हिमायत के लिए मुत्तहद होने की अपील की। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि अपने वतन का दिफा हमारा फ़र्ज है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि नेटो का कभी भी यूक्रेन में मिसाइल नस्ब करने का कोई मंसूबा नहीं था। उन्होंने जुमेरात को देर रात ZDF ब्रॉडकास्टर को बताया कि वो यानी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन नेटो के यूक्रेन में ऐसा मिसाइलों की तैनाती के मंसूबे के बारे में फिक्रमंद थे जो मॉस्को को निशाना बना सकते थे, लेकिन किसी के पास ऐसा मंसूबा था ही नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन को असला फराहम करने का फैसला दुरुस्त इक़दाम है। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर लीज ट्रस ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से कहा है कि रूस की इकनॉमी को मफलूज किया जाना ज़रूरी है। उनके मुताबिक ये वो वाहिद रास्ता है जिससे सदर पुतिन के यूक्रेन पर हमले को जारी रहने से रोका जा सकता है। उन्होंने ये बात लिथुआनिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहे। मगरबी ममालिक पहले ही रूसी तैयारों के लिए अपने फ़ज़ाई हदूद बंद कर चुके हैं, जबकि रूस के 7 बड़े बैंकों को भी अदायगी के बैनुल-अक़वामी निज़ाम स्विफ्ट से अलग कर दिया गया है। मुतादिद ममालिक रूस के बैरून मुल्क असासे भी मुचम्बित कर चुके हैं। आलमी सतह पर यूक्रेन और रूस के दरमियान छिड़ी जंग को रोकने के लिए सालसी की कोशिशें तेज़ हो गई है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, जो ममलिकत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक बातचीत के दौरान उन्होंने यूक्रेन में जारी लड़ाई के हवालों से दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की कोशिशों की पेशकश की। उनका कहना था कि सऊदी अरब तनाज़े के हल के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करें और जंग रोक कर तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करें। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने खबरदार किया है कि अगर आलमी क़यादत ने जल्द मदाखलत ना की तो रूस यूक्रेन तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। बेनेट के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक़ ज़मीनी हालात ख़राब हैं। अगर आलमी क़यादत इस पर फौरी तौर पर हरकत में ना आई तो सूरत हाल अबतर हो जाएगी। बेनेट के मुताबिक यूक्रेन में भारी जानी नुकसान, शदीद तबाही और लाखों पनाह गज़ीनों की बात हो रही है, ताहम अभी वक्त हाथ से नहीं निकला है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मुमलिकत और ईरान हमेशा के लिए पड़ोसी हैं। वली अहद ने अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक में शाया शुदा एक तफसीली इंटरव्यू में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर रोशनी डाली है और इसराइल से मुस्तकबिल में ताल्लुकात के बारे में भी इजहार ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब हमेशा के लिए पड़ोसी हैं और हम इस ताल्लुक से उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों मिलकर काम करें और ऐसे तरीक़ों की तलाश करें जिनसे हम एक साथ रह सकें। इसराइल से मुमकिन ताल्लुकात के बारे में पूछे गए सवाल पर सऊदी वली अहद ने कहा कि हम इसराइल को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते, हम उसको एक मुमकिन इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। बहुत से मफादात के हुसूल के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन इस तक पहुँचने से पहले हमें कुछ मसाइल हल करना होंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा हल हो जाएगा। आज सुबह मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शुमाल मशरक़ में वाक़ क़स्बे हज़मा में छुरा खोपने का वाक़या पेश आया है। वाक़े में एक यहूदी आबादकार को मुबैना तौर पर ज़ख्मी कर दिया गया। इब्रानी वेबसाइट के मुताबिक 40 साला फ़लस्तीनी ने एक इसराइली आबादकार पर तेज़ धार आले से वार किया, जिससे उसकी गर्दन पर ज़ख्म आए। ज़ख्म खाकर आबादकार हज़मा चौकी पर गया, जहाँ से उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली पुलिस ने मुबैना हमलावर फ़लस्तीनी की तलाश शुरू कर दी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के इस माहौल में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल यानी UNHRC में हंगामी इजलास तलब किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 49वें इजलास में हिंदुस्तान ने कहा कि हम पहले ही यूक्रेन को इंसानी इमदाद भेज चुके हैं, जिसमें अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर इमदादी सामान शामिल है। हम आने वाले दिनों में मज़ीद इमदाद भेज रहे हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि ये एक फौरी ज़रूरत है जिसे किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने मज़ीद कहा कि हमें यूक्रेन में फंसे हज़ारों हिंदुस्तानियों की हिफाजत के बारे में गहरी तशवीश है। हम पड़ोसी रियासतों के साथ उनके इनखला के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हम यूक्रेन में लोगों के इंसानी हकूक़ के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में कहा कि हम रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का खात्मा चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत की तजवीज़ से एक बार फिर हिंदुस्तान ने खुद को दूर किया है। हिंदुस्तान के इस कदम की फ्रांस ने हिमायत की है। हिंदुस्तान में फ्रांस के सफ़ीर एमेनुएल लेनिन ने कहा कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। जैसे जैसे बहरान गहरा होता जाएगा, हिंदुस्तान की हिमायत का खैर मकदम किया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज़ दुनिया के लिए अहमियत रखती है। एमेनुएल लेनिन ने कहा कि हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी जिम्मेदारी चाहता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान को UNSC में मुस्तकिल सीट हासिल करने का ज़बरदस्त हामी है। हिंदुस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट में शिरकत की। वर्चुअल मीटिंग में अमेरिकी सदर जो बाइडन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशीदा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद थे। मुलाकात में तमाम ममालिक के सरबराहान ने यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। ऐसे में हमें तशद्दुद का रास्ता छोड़कर बहरान को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ख़त्म करना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तानियों के हर ग्रुप या दस्ते को लहराने के लिए सफ़ेद झंडा या सफ़ेद कपड़ा साथ रखना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि खुराक और पानी बचाएं, साथ ही से शेयर भी करें, जिसमें पानी की मकदार बरकरार रखें, ज़्यादा खाने से परहेज़ करें और राशन बचाने के लिए कम खाएं। एडवाइजरी के मुताबिक खार्किव में फंसे हुए हिंदुस्तानी ज़रूरी अशिया की एक छोटी किट 24 घंटे अपने साथ रखें। वज़ारत दिफा ने मशवरा दिया है कि इमरजेंसी इस्तेमाल की किट में पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ज़रूरी अद्वियात, ज़िंदगी बचाने वाली दवाई, टॉर्च, माचिस, लाइटर, मोमबत्ती, कैश, पावर बैंक, पानी, फर्स्ट एड किट, दस्ताने, गर्म जैकेट वगैरह जैसी चीज़ें होनी चाहिए। वज़ारत ने एडवाइजरी में कहा कि अगर आप खुद को किसी खुली जगह या मैदान में पाएं तो बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाएं।
ऐसे में यूक्रेन में जंग के दरमियान फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा और दीगर शहरियों की वतन वापसी के लिए सरगर्मियां जारी हैं। वहीं अब भी सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं। इस दरमियान खबर सामने आई है कि एक और हिंदुस्तानी स्टूडेंट को फायरिंग के दौरान गोली लगी है। जख्मी स्टूडेंट का अस्पताल में इलाज जारी है। अभी तक मुतासरा तालिब इल्म के बारे में तफसीलात उजागर नहीं की गई हैं। दूसरी जानिब कुछ हिंदुस्तानी तलबा ने बढ़ते हवाई हमलों के दरमियान वतन वापसी की मांग करते हुए SOS मैसेज भेजे हैं। सोमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म स्वाथिल ने बताया कि हम सायरन और हवाई हमले सुन सकते हैं। हम अब अपने बंकरों में चले गए हैं। हम अभी हाई रिस्क और गैर यकीनी के दरमियान हैं। हम रूस के करीब हैं। सेफ्टी इशू की वजह से यूक्रेन के मगरबी हिस्से में जाना हमारे लिए नामुमकिन है। रूसी सरहद की जानिब बढ़ने के लिए यूक्रेन हुकूमत से कोई हुक्म या मंजूरी नहीं मिली है। सोमी में तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं और वापसी के लिए बार बार अपील कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी जो सुमी ओब्लास्ट में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ईस्ट साइड बॉर्डर की तरफ रहते हैं, जहाँ से रशिया सिर्फ और सिर्फ 35 से 36 किलोमीटर दूर है। और हमारे लिए जो इवैक्यूएशन के लिए कहा जाता है वो वेस्टर्न बॉर्डर से पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ से 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से कहा जाता है कि या तो तुम ट्रेन पकड़ो या तो बसेस से आइए। ना बसेस की सुविधा हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो पा रही है, ना बसेस मिल पा रही हैं, ना ही यहाँ पर ट्रेन चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो पटरियां हैं वो टूट चुकी हैं हर एक जगह से, जो हमें बाकी सिटीज से अटैच करती है। बाकी हमें यहाँ पर खाने वगैरह में भी दिक्कत आ रही है। एंड हम एम्बेसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ यही बोला जाता है कि भाई हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे क्या बनता है, बट अभी तक कोई प्रोसेसिंग नहीं की पाई है। हम लोग काफी डरे हुए हैं और हमको ये नहीं पता चल रहा है हम लोग क्या करें। ना तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही कब हमको निकलना है यहाँ से, या हमारे पास ना तो कोई मिनिस्टर बता रहा है, ना फिर हमारे पास एम्बेसी का कॉल आ रहा है कि आपको कहाँ से कैसे निकलना है। प्लीज हमारे लिए मदद करिए या मदद भेजिए। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है, जिसने उसे माजी के मुकाबले में कमजोर बना दिया है और इसलिए वो BJP और RSS का मुकाबला करने और उन्हें हुकूमत को कंट्रोल करने की हालत में नहीं रखा है। एर्नाकुलम के 4 रोज़ा रियासती पार्टी की कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मीडिया से बात करते हुए येचुरी ने कहा कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो फिलहाल हिंदुत्ववादी ताकतों की जानिब से पेश किए गए चैलेंजेस का नज़रियाती, सियासी और तंजीमी तौर से मुकाबला करने की अहल है। उन्होंने कहा कि RSS और BJP के हिंदुत्व एजेंडे को सिर्फ बिला लिहाज मजहब के कामों के जरिए से ही हराया जा सकता है। सॉफ्ट हिंदुत्व को किसी भी तरह से अपनाने से सिर्फ हिंदुत्ववादी ताकतों के एजेंडे में इजाफा होगा और यही कांग्रेस करती है। What is today in the governmental sector, state structure, that will remain. That's not being privatized. Private capital can enter, and whether we say it or not, they can enter. BJP ज़ेर इक़्तिदार रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पूजा नामी लड़की समेत आधा दर्जन दलित ख़वातीन को ही पूजा करने से गांव के कुछ दबंगों ने रोक दिया। इसका वीडियो एक और लड़की ने बना लिया, जिसमें पुजारी और कुछ ख़वातीन की जानिब से दलित ख़वातीन को मंदिर में दाखिल होने से रोकने और एहतजाज करने का इंकशाफ हुआ है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद दलित तंजीमों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। हम तो गांव का हिसाब से चले रहे हैं, और पहली बार बार शब्द दोहराओ मत। नहीं तो कहीं ना एक ही भी सजा होना चाहिए। ठीक है, पर हम बात बहस नहीं कर रहे, हम कह रहे नहीं। अरे बोले हाँ से कैसे पूजा करो तुम मैं बता गाँव का हिसाब से इनको बना आई करो जरा मोबाइल बताओ इनका तरफ कहीं नहीं। तुम सीधा जान देखो तो अंदर गए पूजा नहीं पर तुम यहाँ से पूजा कर ले। तुम मैं तो बताओ यहाँ से कैसे पूजा करो, बताओ यहाँ से कैसे पूजा पर हरिजन का मंदिर में जाना दे कहीं। हाँ तो तुम नहीं जाना जिता नहीं तुम पुलिस आओगे। 100 नंबर अभी डायल करा जान देंगे।
डाल दो। तो वो तो कोई भी नहीं करेगा, आज से थोड़ी ना डाल दो नहीं, तुम पुलिस को बुलाइए। बिहार के जिला भागलपुर में जुमेरात की देर रात गए एक घर में शदीद धमाका हुआ जिसमें एक बच्चा समेत कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा दीगर कई जख्मी भी हो गए हैं। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पहली नज़र में ये पता चला है कि जिस घर में धमाका हुआ उसमें रहने वाला खानदान पटाखे बनाने में शामिल था। जराये के मुताबिक मलबा हटाने का काम अब भी जारी है, जिससे मरने वालों और जख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के 3 घरों की दीवारों समेत इमारत पूरी तरह से तबाह हो गए। टोटल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 यहाँ इलाजरत हैं। एक को मामूली चोट थी, वो चले गए। सर, इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था। क्या लगता है सर, लापरवाही कहीं से बची है? अभी तक जो सूचना मिली है वो ये है कि जो ये मकान में जहाँ ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे 3 परिवार रहते थे। इसमें से तीनों परिवार एकदम अगल बगल के घर में ही रहते थे और तीनों परिवार पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है वो महिला की डेड बॉडी अभी मिली है, उसको निकाला जा रहा है और वहाँ से देखने से जो लग रहा है कि काफ़ी पटाखा बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो अभी तक लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये घटना पटाखा बनाने के दौरान कोई दुर्घटना होने से, ब्लास्ट होने से घटना हुई है। इसकी भी जाँच की जा रही है कि इसकी सूचना थाना को थी नहीं थी, थाना ने क्या कार्रवाई की थी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 9वां दिन। 2870 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का रूस ने किया दावा। 400 से ज्यादा रशियन आर्मी की हलाकत का भी किया एतराफ। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने की बमबारी। प्लांट में भड़क उठी थी आग। यूक्रेन ने कहा अगर प्लांट में होता बड़ा धमाका तो होती बड़ी तबाही। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ डायरेक्ट बातचीत का किया मुतालबा। कहा मुझे रूसी सदर से सीधे बातचीत करनी है क्योंकि ये जंग को रोकने का है वाहिद रास्ता। UNHRC के हंगामी इजलास में हिंदुस्तान ने फिर रूस और यूक्रेन पर बातचीत के लिए दिया जोर। रूस के तय हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को मिला फ्रांस का साथ। कहा पूरी दुनिया सुनती है हिंदुस्तान की आवाज़। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने साथ सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद परचम रखने की दी सलाह। ज़्यादा खाने से परहेज करने, बर्फ़ से पानी बनाने, इमरजेंसी किट साथ रखने की दी हिदायत। यूक्रेन के खार्किव में अब भी फंसे हुए हैं सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा। कर रहे हैं मदद की दरख्वास्त। दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान जारी फायरिंग में एक और हिंदुस्तानी स्टूडेंट को गोली लगने की खबर। अस्पताल में इलाज जारी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।